साथियों देखो, सितंबर मंथ का इस बार 3 पार्ट में आएगा आपके साथ, है ना। क्या हुआ था कि दूसरे पार्ट में केवल 30 ही क्वेश्चन रिकॉर्ड हो पाए थे, और तीसरा पार्ट जो शुरू होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यानी पहले पार्ट में 1 तारीख से 15 तारीख का हम लोगों ने कवर किया। दूसरे पार्ट में 16 तारीख से 30 तारीख तक का कवर करना था, लेकिन 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ही, 20-22 तारीख ही तक हो पाया था। उसके बाद वाला जो है तीसरे पार्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपका सितंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कंटेंट मैं कम नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। मैं इसमें कुछ जीएसटी वगैरह लगा नहीं सकता, काट नहीं सकता, और वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देख नहीं सकते। इसलिए 3 पार्ट में दिया जा रहा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने किस नाम से वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो बीमा सुगम नाम से लॉन्च किया गया है IRDAI के द्वारा, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन। इसके तहत क्या होगा, सारी बीमाएं कंपनियों का क्या रेट चल रहा है, कैसे क्या प्रोसेस, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ कौन अथेंटिकेटर है, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, ये सब भी आप देख पाएंगे। तो वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस होगा बीमा सुगम नाम से इंश्योरेंस के लिए। ठीक, IRDAI की स्थापना 1999 में हुई थी, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। अजय सेठ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का ऑफिशियल गीत ब्रिंग इट होम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ब्रिंग इट होम ये गाया है किसने? श्रेया घोषाल ने, और इन्हीं के द्वारा अभी लॉन्च भी किया गया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, भारत और श्रीलंका मेजबानी कर रहा है, और ये ब्रिंग इट होम इसका ऑफिशियल गीत बना हुआ है। ठीक है, तो ब्रिंग इट होम याद रखना। तो 13वां संस्करण है ये, भारत और श्रीलंका के विभिन्न स्थानों पर खेला जाएगा। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक ये चलेगा। अगला, 25 सितंबर को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत में फोकस कंट्री किसे चुना गया है? विश्व खाद्य भारत में फोकस कंट्री चुना गया है रूस, UAE, जापान और वियतनाम, इन चारों देशों को चुना गया है। उपरोक्त सभी आप ऑप्शन लगा देंगे। अभी विश्व खाद्य भारत आयोजित किया गया 25 सितंबर को, और 25 से 28 सितंबर को PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसमें फोकस कंट्री में 4 थे, रूस, UAE, जापान और वियतनाम, और पार्टनर कंट्री या कहें सहभागी देश में थे न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। ठीक है, तो इसका आयोजन किया था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, क्योंकि भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में किसने 69वां बैलन डी ओर का खिताब जीता? 69th बैलन डी ओर खिताब। तो देखिए, 69th बैलन डी ओर खिताब जो है ये उस्मान डेम्बेले और एताना बोनमती ने जीता है। एताना बोनमती जो है ये विमेंस के लिए जीती हुई हैं, विमेंस के लिए जीती हुई। ये फुटबॉल का होता है, फुटबॉल का समझ लो कि प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड समझ लो। फुटबॉल का सबसे जो बेस्ट प्लेयर होता है साल भर का, उसे मिलता है। और उस्मान डेम्बेले जो है ये मेंस के लिए पाए हुए हैं। ठीक है, विमेंस के लिए अताना बोनमती जो पाई है ना, लगातार तीसरी बार पाई है। आज तक के इतिहास में पहली महिला बन गई हैं जो लगातार तीसरी बार ये पाई हुई हैं। तो महिला का देखिए, ये अन्य विजेताओं की सूची है, आप ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है 2 का, और ये अन्य विजेता हैं, इनमें से कुछ कुछ में हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है। लगातार तीसरी जीत है बार्सिलोना की एताना बोनमाती की। उस्मान डेम्बेले पेरिस सेंट जर्मन से हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। ये लीग का नाम है, मतलब जिस फ्रेंचाइजी से खेलते हैं, जैसे अपने IPL में टीमें होती हैं, वैसे यहाँ फुटबॉल की लीग की टीमें हैं। तो ये दिया गया है। अच्छा, अन्य विजेताओं में पुरुष कोपा ट्रॉफी या सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी में लमिन यमाल, सर्वश्रेष्ठ देखिए महिला कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी यानी विकी लोपेज, ऐसे और पूरा लिस्ट है। ठीक है, ये सारी लिस्ट वगैरह सब ई बुक में दी ही जाती है आपको डिटेल में, वहाँ से आप प्राप्त कर ही सकते हो। अमेरिका ने नए H1B वीज़ा जारी करने के लिए फीस बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो देखिए, एक बड़ा मूव आया था अमेरिका का पिछले महीने, उसमें यह था कि H1B वीज़ा पर इसने जो प्राइस था, इसका फीस था, वो बढ़ा दिया था। कितना से बढ़ा दिया था? 50 गुना से बढ़ा दिया गया था। पहले जहां 2 लाख में और 2 लाख रुपए में या 3 लाख 5 लाख रुपए में हो जाता था काम, वो बढ़ करके 90 लाख रुपए तक का लगभग में कर दिया, 88 से 90 लाख रुपए। तो टोटल प्राइस में कितना बढ़ा है? $1 लाख इसकी प्राइसिंग कर दी गई है। पहले 1 लाख, पहले $10,000 तक में हो जाता था मैक्सिमम। ठीक है, $1,000, $2,000, $5,000, जैसे जिसका सिस्टम रहता था वो H1B वीज़ा लेता था। H1B वीज़ा क्या है? देखो, अमेरिका बहुत सारे प्रकार के वीज़ा जारी करता है, उसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो वीज़ा जारी करता है वो होता है H1B वीज़ा, है ना। मतलब जो अमेरिकी कंपनियां किसी बाहरी देश के व्यक्ति को अगर हायर करती हैं अपने यहाँ, तो वो H1B वीज़ा के जरिए उनको हायर करके बुलाती हैं अपने यहाँ।
है ना। तो उसी वीज़ा की फीस लगती थी जो कंपनियों को भरना पड़ता था, गवर्नमेंट को देना पड़ता था उस एम्प्लॉय के लिए। लेकिन जब इसकी फीस बढ़ गई है तो अब वो एम्प्लॉय बाहर से ना हायर करके अपने ही देश से हायर करेगा, क्योंकि कौन देगा भाई $1 लाख, यानी 88-90 लाख रुपए। खैर, अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 65,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं, जिनमें से मैक्सिमम 70% से ज़्यादा भारतीयों के लिए ये होता है। 71% पिछली बार हुआ था। तो इस पर सब पर मैंने आपको डिटेल से वीडियो दी हुई हैं। H1B वीज़ा वगैरह क्या होता है आप ट्रेंडिंग सेक्शन में जाकर भी देख सकते हो। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है 12th फेल। 12th फेल बेस्ट फिल्म थी, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ एक्टर में अगर पूछा जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो जवान के लिए और 12th फेल दोनों के लिए 2 इस बार विजेताओं को दिया गया है। शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी, ये 2 बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाए हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाई हैं रानी मुखर्जी। इसके अलावा बेस्ट गैर फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म रही फूलदार आदमी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म पूछी जाएगी आपसे, याद रखना हिंदी फीचर फिल्म रही कटहल बेस्ट, ठीक है। ओवरऑल में कौन सी बेस्ट रही? 12th फेल। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द केरला स्टोरी। इसी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान ही दादा साहब फाल्के भी दिए जाते हैं। इस बार का दादा साहब फाल्के किसे मिला? दादा साहेब फाल्के जो था इस बार का था 55वां, ठीक है ना, 55वां। और ये किसको मिला है तो आप बताएंगे किसे मिला है? मोहनलाल को, मोहनलाल को, ठीक है। ये मलयालम सिनेमा से हैं, मलयालम सिनेमा से हैं और इनको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड 55वां। ये और लिस्ट है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है। एक जरूरी बात साथियों, दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके घर में या आपके जान पहचान में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बढ़िया अवसर है। MJT एजुकेशन के वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स के प्राइजेस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली घटे हुए हैं। 84% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप हमारे GS सफलता 4.0 बैच को, जिसमें GS पूरा कंप्लीट कवर कराया गया है, मात्र 199 में ले सकते हो। और सिर्फ बस 2 ही दिनों के लिए मौका है, इसको जल्दी से लीजिए। इस दिवाली पर अपने भाई बहन अगर कोई जो तैयारी करते हैं उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। और संकल्प बैच आप ले सकते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी के लिए। तो ये दोनों बैच को तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। MJT ऐप पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमारी बहुत सारी ई बुक्स भी आती हैं, जैसे स्टैटिक जीके की, मूल विधि संविधान की, समान विज्ञान की। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, लास्ट ईयर की करंट अफेयर, 3 मंथ की करंट अफेयर या फिर मंथली करंट अफेयर, सबका प्राइस लिस्ट यहाँ पर दिया गया है और सब पर 70% डिस्काउंट लगा करके दिया गया है। तो इससे कम प्राइस पर नहीं होने वाला है। तो जल्दी से मौका है, जाइए MJT ऐप पर दिवाली कूपन कोड यूज कीजिए और प्राप्त कीजिए इस ई बुक को। MJT ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। देवी अहिल्या बाई होलकर के सम्मान में ये नाम रख दिया गया है। और जिले का नाम पहले ही चेंज हो गया था, शुरुआत में ही 2025 के अहिल्यानगर कर दिया गया था। अब स्टेशन का भी नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। स्टेशन कोड हालांकि यही रहेगा, अहमदनगर का ANG ही रहेगा। अगला, डिजिटल नवाचार श्रेणी में किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड जीता है? तो डिजिटल नवाचार, डिजिटल इनोवेशन की कैटेगरी में कौन सी ग्राम पंचायत जीती है? रोहिणी ग्राम पंचायत। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र की है, इसने जीता है गोल्ड अवार्ड। अब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, मतलब या कहें कि जूरी अवार्ड, 3 प्रकार के अवार्ड इसमें दिए गए। तो गोल्ड तो मिला रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को डिजिटल नवाचार की कैटेगरी में, 10 लाख रुपए भी पाया, ट्रॉफी पाया, सर्टिफिकेट पाया। यहाँ पर क्या खास बात है कि पूरी तरीके से ये कागज रहित ई ऑफिस प्रणाली अपनाया हुआ है। यहाँ पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अवार्ड दिया। सिल्वर अवार्ड मिला है पश्चिम मजलिस ग्राम पंचायत त्रिपुरा को, और जूरी अवार्ड मिला है पलसाना गुजरात को और सुकटी ओडिशा को। 2 ग्राम पंचायत को जूरी अवार्ड मिला है। अगला, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते में अहम भूमिका निभाने के लिए ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो लिविंग ब्रिज से सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? भाई वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनको। भारत ब्रिटेन के बीच में इन्होंने FTA साइन करवाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि पिछले जो प्रधानमंत्री रहे उनका भी योगदान रहा, लेकिन फिलहाल फाइनल सिग्नेचर तो इन्हीं के टाइम पर हुआ। तो कीर स्टारमर जो हैं, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं,
आज के टाइम पर ये नया अवार्ड एंजॉय कर रहे हैं। इनको मिला है लिविंग ब्रिज अवार्ड। ठीक है, तो हिंद प्रशांत मंत्री सीमा मल्होत्रा ने उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार इंडिया बिजनेस ग्रुप IBG द्वारा आयोजित किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष, और उनको दिए जाते हैं जो भारत और ब्रिटेन के बीच में करीबी लाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। इसके अलावा देखिए अन्य विजेताओं में भारत का GMR ग्रुप जो है, ये JP हिंदुजा, ये सब इसमें शामिल थे। अन्य विजेताओं में KPMG UK की अध्यक्ष बीना मेहता, मतलब कई कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, मेन अवार्ड यही होता है लिविंग ब्रिज वाला। अगला, अभी ये भारत यात्रा पर भी आए हैं और भारत ब्रिटेन के बीच में फिर बड़ी बड़ी डील हुई है, मिसाइल समझौते भी हुए हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक STEM प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए K वीजा शुरू किया? अब देखो H1B वीजा गया तो K वीजा आ गया, है ना। चाइना हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, जैसे ही मौका मिलता है तैसे ही वो हिट कर देता है। तो STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसके क्षेत्र के जो प्रतिभागी होते हैं, मतलब यही तो मेन टैलेंट है, यही लोग तो जाते हैं वहाँ पर, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने, IT में या बाकी चीज़ों में काम करने के लिए विदेशों में। तो अमेरिका में जाया करते थे, लेकिन अब वीज़ा इतना महंगा हो गया है तो भारत से कैसे जाएं? तो चाइना ने ऑफर किया कि भाई आओ हमारे यहाँ। चाइना ने कहा कि आओ हमारे यहाँ। अब चाइना है बुद्धिमान, उसको पता है कि टैलेंट क्या होता है। टैलेंट की मदद से ही अमेरिका आज इतना बड़ा हुआ है, विदेशी टैलेंट को ही आकर्षित करके, वरना अमेरिका कुछ था नहीं। लेकिन ये ट्रंप जो है ना, ये पगलाया हुआ है। खैर, 1 अक्टूबर 2025 से इसमें भारत का ही फायदा है। ये जाएंगे तो भारत में आएंगे बहुत सारे लोग, माना कि कुछ लोग चीन या और देशों में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो आएंगे इसी बहाने भारत में रुकेंगे, वही बहुत है। मुद्रा रेनमिबी गुयान या युआन है, सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, एशिया महाद्वीप है पड़ता है। तो सेम वही प्रोसेस है कि वीज़ा का भी कुछ फीस होगा, वो पे करके जा पाएंगे। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर प्रकाशित किया गया? तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये DY चंद्रचूड़, जो कि फॉर्मर CJI ऑफ इंडिया रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक, और इसको पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। तो याद रखना, क्योंकि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, काफ़ी लंबा इनका कार्यकाल भी था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़े बड़े अपने फैसले भी सुनाए हैं। तो इनकी ये पुस्तक पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। अगला, इनका कार्यकाल कब से कब था? 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक, 50वें नंबर के न्यायाधीश थे। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट, इसमें टॉप पर है स्पेन, स्पेन कंट्री यूरोपियन कंट्री है और ये टॉप पर है। नीदरलैंड सेकंड पर है, थर्ड पर उरुग्वे है। भारत का स्थान इसमें 38वां है और भारत ही पूछा जाएगा आपसे ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में। ठीक है, और ये और रैंकिंग है, इंडेक्स रैंकिंग है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स आया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भी भारत 38वें पर ही है। ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में 63वें पर है भारत। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ। तो ग्लोबल या वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63वें पर, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में यानी प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 41वें पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में थर्ड पर, तीसरे पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स में शांति सूचकांक में 115 पर। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग में यानी SDG रैंकिंग में सतत विकास लक्ष्य में 99वें पर है। पहली बार भारत टॉप 100 के अंदर आया है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। IEA की रिपोर्ट आई विद्युत उत्पादन के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में, उसमें भारत तीसरे पर आ गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ठीक है, तो ये है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें 71वें पर है भारत। ग्लोबल जेंडर गैप में इंडेक्स में 131वें पर। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है CCPI, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें पर आया है। अगला, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर SL भैरप्पा का निधन हो गया? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यानी कि भारत का दूसरा पद्म पुरस्कार जो सबसे बड़ा है और तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित हुए प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर SL भैरप्पा जी, अभी इनका निधन हुआ। इनको 2023 में मिला था पद्म भूषण। ठीक है, वंश वृक्ष, पर्व, धातु, गृहभंग, आवरण, नई निरालु और सार्थ, ये सभी इनकी कृतियां रही हैं। इनको सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है 2010 में, और साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिल चुका है 2015 में। अगला, ये कुछ और नियुक्तियां हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हो, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो लेट होगा। और 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ?
7वां फ्यूचर फूड फोरम, तो ये आयोजित हुआ दुबई में यूएई में। भाई जब भी कोई फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो अब समझो दुबई में आयोजन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बिल्डिंग रिसाइलेंट फूड सिस्टम ये थीम थी। यूएई फूड एंड बेवरेज बिजनेस ग्रुप के द्वारा आयोजन किया गया, पहली बार 2019 में और उसके बाद अभी किया जा रहा है लगातार। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी होती है। यूएई दिरहम मुद्रा है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं। अगला, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है? एआई जनरेटेड जीनोम, इसको बनाया है स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिल करके। ये एआई जनरेटेड जीनोम होगा, नाम है इसका ईवो नाम है। नाम आपसे पूछा जाएगा किस नाम से बनाया गया है, तो ईवो नाम का है। और ये जीन क्रम और संरचना के पैटर्न को समझने के लिए क्या करेगा, 2 मिलियन जो वायरल जीनोम है उनको ट्रेन करके उनको समझ करेगा, उसी में से सैंपल तैयार करेगा। मतलब ये 2 चीज़ अपने अंदर रख सकता है खासियत। एक तो ये नया कोई वायरस बना सकता है और दूसरा डिटेक्ट कर सकता है। देखो जैसे गाना बनाते हो ना एआई से, तो एआई के पास जितने भी मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स उसके अंदर ट्रेन किया गया है, उनमें से वो छोटा छोटा पॉइंट ले लेकर के एक ऐसी नई म्यूजिक तैयार करता है जो किसी प्रकार से कॉपीराइटेड नहीं होती है। ऐसे ही ये भी इतने जीनोम सैंपल से कोई एक नया सैंपल बना देगा 2 मिलियन से ज़्यादा कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, वो नया होगा कुछ। ठीक है ना। तो खैर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए फेज थेरेपी की संभावना बढ़ गई है, लेकिन एक खतरा भी बढ़ गया है कि नया वायरस बन सकता है और वो वायरस गड़बड़ भी कर सकता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी किस राज्य में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए की फ्रीबीज बांटे, मतलब ट्रांसफर किए, है ना। अभी यही चीज़ चुनाव में जा करके कोई व्यक्ति ऐसे, आचार संहिता लगी है ना, जा करके कोई व्यक्ति ऐसे बांटे, लो भैया 500 हमको वोटवा देना, लो 1000 रुपये हमको वोट देना, लो 2000 हमको वोट देना। तो चुनाव आयोग करेगा अरे संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ है, तुम जेल जाओगे, ये जाओगे, वो जाओगे। ये क्या किया गया है, चुनाव के टाइम पर आकर 1 महीना पहले 75 लाख महिलाओं को 10-10 रुपये 1000 रुपये बांटे गए हैं। तो खैर जो भी है, बस योजना का ठप्पा लग गया। बड़े लेवल पर भेजो तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे लेवल पर 500-500 हज़ार दो तो भाई जेल जाओगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, ठीक है, ये किया गया है बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है भाई। 18-60 वर्षों को आयकर दाता नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर परिवार से नहीं होना चाहिए, केवल एक पति पत्नी, ये कंडीशन है, शर्तें हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लीप लॉन्च किया है? लीप को लॉन्च किया है कर्नाटक ने। अब यहाँ पर भी यह हुआ दिक्कत। कर्नाटक में क्या हुआ कि लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि 5 वर्ष के लिए 5 लाख नौकरियां ये पैदा करेंगे। 1000 करोड़ की इसकी लागत आएगी। बेंगलुरु के बाहर इसमें क्या किया गया, कर्नाटक जो है ना केवल और केवल बेंगलुरु पर डिपेंड है। बेंगलुरु आईटी सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वहीं से जनरेट होती है। तो बाकी के जो शहर हैं, उसके बाकी के जो ज़िले हैं, वहाँ के लोग बहुत भयंकर प्रदर्शन करने पर आ गए थे, उतर गए थे। और वो प्रदर्शन आपने देखा भी होगा, वीडियोज़ वगैरह खूब वायरल हो रही थी। तो वो लोग कह रहे थे कि हमको रोजगार दो भाई, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे थे। तो इसको लेकर के ये लीप योजना शुरू की गई। लीप मतलब लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने रेल आधारित लॉन्चर द्वारा चलती ट्रेन से किस मिसाइल का लॉन्च परीक्षण किया है? तो चलती ट्रेन से अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया है। वो अग्नि का प्राइम संस्करण है। अग्नि प्राइम जो है एक प्रकार से अग्नि 1 का ही अपग्रेडेड मॉडल है। तो अग्नि 1 कहो या अग्नि 1 प्राइम कहो, ठीक है ना, अग्नि 1 प्राइम कहो या अग्नि प्राइम कहो, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा चलती ट्रेन से। अब चलती ट्रेन से कोई मिसाइल लॉन्च कर दे, ऐसा करने वाला भारत बन गया है अब चौथा देश, अमेरिका, चीन और रूस के बाद, जिसके पास ट्रेन से चलते हुए लॉन्च करने का वो है सिस्टम। तो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर की। 2 स्टेज का इसमें प्रोपल्सन सिस्टम है। मोबिलिटी इसकी रोड पर भी है, मोबाइल रेल पर भी हो गई। अब मतलब अब चलते ट्रक से और चलते ट्रेन से दोनों से ही लॉन्च हो सकता है अग्नि मिसाइल, और स्टेबल से तो हो ही सकता है। तो डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। डीआरडीओ मतलब 1 जनवरी 1958 की स्थापना, समीर वी कामत इसके अध्यक्ष, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया? तो फीफा ने मस्कट लॉन्च किया है। अब फीफा का आयोजन होना है 2026 में, 3 देशों में होना है। 3 देशों में होना है, किसमें? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको।
तीनों देशों ने अपना अपना अलग अलग से मस्कट दे दिया, इसीलिए फीफा ने कहा चलो 3 मस्कट इस बार रहेगा। तो क्लच द बाल्ड ईगल, मेपल द माउस और जायू द जैगुआर, ये 3 जो हैं ये रहेंगे मस्कट इस बार। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें अमेरिका ने दिया है क्लच द बाल्ड ईगल को अपना मस्कट, कनाडा ने दिया है मेपल द मूस, मैक्सिको ने दिया है जायू द जैगुआर। ठीक है जी, तो 3 शुभंकर होंगे इस बार फीफा वर्ल्ड कप के। 2026 में होगा, इन 3 देशों में आयोजन होगा। पिछला वाला हुआ था कतर में, जीता था अर्जेंटीना ने, हारा था फ्रांस फाइनल में। ठीक है, उससे पहले हुआ था मॉस्को में, जीता था फ्रांस ने, हारा था क्रोएशिया 2018 में। अगला, हाल ही में किस देश ने 2030 तक समृद्ध ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो 2030 तक समृद्ध ईंधन चक्र वाले मतलब रिसाइकल्ड साइकिल, क्लोज्ड फ्यूल साइकिल टाइप का एक ये परमाणु ऊर्जा प्रणाली लॉन्च करने की घोषणा कर दिया है। भाई रसिया सबसे आगे रहता है इनोवेशन में, हमेशा कुछ ना कुछ नया कुछ लाता है। इसने कहा है कि जो यूरेनियम वगैरह होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी क्या होता है कि समय के साथ साथ वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो 95% तक खर्च हो चुके ईंधन होंगे उनका पुनः उपयोग कर लेगा। इससे रेडियोधर्मी अपशिष्ट में उल्लेखनीय कमी तो आएगी आएगी, यूरेनियम की मांग भी कम हो जाएगी और ये परमाणु ऊर्जा लंबे समय तक चल पाएगी, रिसाइकल हो करके बार बार यूज होगी। तो रूस ने ये किया है इनोवेशन। ठीक है, कहा है कि 2030 तक कर लेंगे। अगला, वर्ष 2025 में कुल कितने भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 20 भूवैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से। 9 व्यक्तिगत हैं और 3 टीम पुरस्कार इसमें हैं। टोटल मिलाकर 20 लोग हैं। ठीक है, आजीवन उपलब्धि, युवा भूवैज्ञानिक और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। हाल ही में किस खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग रिजर्व को वैश्विक मान्यता दी गई? तो कहाँ पर है डुगोंग रिजर्व? आप जानते हो भारत का पहला इकलौता डुगोंग रिजर्व जो है ये पाक की खाड़ी में है। पाक की खाड़ी में है, जो पाक जलडमरू मध्य के पास पड़ता है, तमिलनाडु के पास। ठीक है, तो वहाँ पर है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अगर आपको याद हो तो 2022 में तमिलनाडु सरकार ने इसको भारत का डुगोंग रिजर्व भी घोषित किया था। अब इसे विश्व संरक्षण कांग्रेस में ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल गया है। ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। डुगोंग क्या है? डुगोंग एक जलीय जीव है, डॉल्फिन की तरह ही रहता है डुगोंग भी। ठीक है ना, तो डुगोंग देख करके आप हैरान मत हो। ये IUCN की लाल सूची में यानी रेड लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि बहुत कम ही पाया जाता है। किस पत्रकार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित की गई हैं अमसी प्रसन्न कुमार, ये किए गए हैं। तो ये हेम्बले संहिता हरणी कुमार पूर्व छात्र कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 के लिए चुने गए हैं। ये पूरा नाम है पुरस्कार का। ठीक है, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के एलुमनी एसोसिएशन द्वारा ये स्थापित किया गया था और ये पुरस्कार दिया जाता है मैसूर के द्वारा। अगला, दुबई में आयोजित क्रिकेट एशिया कप का खिताब किसने जीता? भाई क्रिकेट एशिया कप भारत जिन जीता। भारत ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया और भारत का ये 9वां ऐतिहासिक खिताब रहा। सबसे ज़्यादा बार भारत ही जीता है, 9वीं बार जीता हुआ है। UAE में आयोजित हुआ, 9 से 28 सितंबर तक चला, 17वां संस्करण था। 17 में अकेले 9 बार भारत ही जीता है। तिलक वर्मा इसमें मैन ऑफ द मैच रहे फाइनल मैच के और प्लेयर ऑफ द मैच यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा को, भारत के हैं, 314 रन बनाए। कुलदीप यादव सबसे ज़्यादा विकेट लिए, 17 विकेट लिए, भारत से हैं। एशिया कप की स्थापना 1984 में और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। सितंबर 2025 में बिहार की किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो रामसर साइट में ऐड किया गया है बिहार की गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, दोनों को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये दोनों बिहार के हैं। इन दोनों को रामसर साइट में या कहें रामसर वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया है। बक्सर में पड़ता है गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है उदयपुर झील। अब टोटल भारत में हो गए हैं 93 रामसर साइट, जिनकी क्षेत्रफल जिनका 13,60,719 हेक्टेयर हो गई है। विश्व आर्द्रभूमि कन्वेंशन आप जानते हो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या कहें वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ईरान के रामसर शहर में ये हुआ था, इसीलिए रामसर शहर या रामसर साइट कहते हैं इसे लिस्ट के। ठीक है, अगला, BCCI के 37वें अध्यक्ष कौन बने? तो BCCI के 37वें अध्यक्ष बन गए हैं कौन? मिथुन मनहास।
मिथुन मनहास आए हुए हैं रोजर बिन्नी जी की जगह पर। रोजर बिन्नी ये इस्तीफा दे दिए थे, फिर उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला काम कर रहे थे, लेकिन परमानेंट तो थे नहीं, तो परमानेंट नियुक्ति अब हो गई है मिथुन मनहास की। ठीक है, तो 37वें अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। महाराष्ट्र के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला, भारत ने सितंबर 2025 में किस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को विदाई दी? तो भारत का लड़ाकू विमान जो लंबे समय तक भारत की सेवा किया, मिग 21, इसको ऑफिशियली अब इसका अंतिम जो बेड़ा था, अंतरिम स्क्वाड्रन था, उसको रिटायर कर दिया गया है। इकाई नंबर था 23। तो स्क्वाड्रन को पैंथर के नाम से जाना जाता था, पैंथर जो है सक्रिय सेवा से बाहर हो गया है। तो 1963 में भारतीय वायुसेना में ये शामिल किया गया था और 1950 के दशक में सोवियत संघ ने इसे बनाया था। मिग 21 870 से ज़्यादा भारत ने खरीदे थे अब तक, और काफ़ी लंबा ये सहयोग भी दिया इंडियन एयरफोर्स को, लेकिन अब इसका लास्ट स्क्वाड्रन भी रिटायर हो गया है। किस देश को हराकर भारत ने सातवां सैफ अंडर 17 फुटबॉल का खिताब जीता है? तो सातवां सैफ अंडर 17 का फुटबॉल भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर जीता है इसको? तो इसमें बांग्लादेश को हराया है। भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से हराया। सातवां सैफ यानी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 17 चैंपियनशिप जीत लिया है 27 सितंबर को। ठीक है, कोलंबो में। अगला, हाल ही में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ, इसमें भारत ने जीते टोटल 7 मेडल। 7 मेडल में 3 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, 3 ब्रॉन्ज मेडल था। तो दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजन किया गया था और भारत की शीतल देवी ने देखिए कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में गोल्ड जीता हुआ है। पहली महिला आर्मलेस तीरंदाजी बनकर के इन्होंने इतिहास रचा। शीतल देवी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आप देखते हो ना, एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, इन्होंने गोल्ड जीता था ओलंपिक में भी, वैसे दोनों हाथ नहीं है और पैर से निशाना लगाती हैं, ये वही है शीतल देवी। ठीक है, याद रखना, इनको पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला, सितंबर 2025 में किसको टाटा मोटर्स का एमडी सीईओ बनाया गया? टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ बनाए गए शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्रा बनाए गए हैं 1 अक्टूबर 2025 से। 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। तो ये थे क्वेश्चंस तीसरे पार्ट के। 3 पार्ट में इस बार सितंबर मंथ का करंट अफेयर आ पाया है, तो आप 3 पार्ट में आई होप कवर कर लिए होंगे। एक जरूरी बात साथियों, दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके घर में या आपके जान पहचान में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए बढ़िया अवसर है। एमजेटी एजुकेशन के वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स के प्राइजेस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली घटे हुए हैं। 84% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप हमारे जीएस सफलता 4.0 बैच को, जिसमें जीएस पूरा कंप्लीट कवर कराया गया है, मात्र 199 में ले सकते हो। और सिर्फ बस 2 ही दिनों के लिए मौका है, इसको जल्दी से लीजिए। इस दिवाली पर अपने भाई बहन अगर कोई जो तैयारी करते हैं उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। और संकल्प बैच आप ले सकते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी के लिए। तो ये दोनों बैच को तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। एमजेटी ऐप पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमारी बहुत सारी ई बुक्स भी आती हैं, जैसे स्टैटिक जीके की, मूल विधि संविधान की, समान विज्ञान की। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, लास्ट ईयर की करंट अफेयर, 3 मंथ की करंट अफेयर या फिर मंथली करंट अफेयर, सबका प्राइस लिस्ट यहाँ पर दिया गया है और सब पर 70% डिस्काउंट लगा करके दिया गया है। तो इससे कम प्राइस पर नहीं होने वाला है। तो जल्दी से मौका है, जाइए एमजेटी ऐप पर दिवाली कूपन कोड यूज कीजिए और प्राप्त कीजिए इस ई बुक को। एमजेटी ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।